हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आप सभी को एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एम्स पैरामेडिकल का परीक्षा नज़दीक आया। तो हम लोग एम्स पैरामेडिकल के लिए क्या था, एक पेपर सेट लाए हैं जितना एम्स पैरामेडिकल में होता है। तो एम्स पैरामेडिकल का ये सेट नंबर 1 है, सेट नंबर 1 है। तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। उसके बाद बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर फिजिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट ना करते हुए तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का शक्तिगृह जिसे पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कोशिका का जो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल केंद्रक को कहा जाता है, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या क्लोरोप्लास्ट को, या राइबोसोम को। देखो, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन फैक्ट्री, ये क्या है, ये प्रोटीन, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक। और क्लोरोप्लास्ट, इस पे प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये क्लोरोप्लास्ट पे होता है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट पे होता है। तो और केंद्रक ये कंट्रोल ऑफ सेल को पूरा कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, ठीक। कंट्रोल ऑफ सेल, इसे क्या कहा जाता है, इसे कंट्रोल ऑफ सेल। अगर इसे कंट्रोल ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। तो बचा कौन सा, तो बचा आंसर हमारा कोशिका का पावर हाउस कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका भित्ति जिसे सेल वॉल मुख्यतः किससे बनी होती है। जो पादप की कोशिका भित्ति होती है यह मुख्यतः किसकी बनी होती है, पेप्टोग्लाइकेन की, काइटिन की, सेलुलोज की, या लिपिड की। तो लिपिड का सेलुलोज किसी का नहीं बना होता, ठीक। ये पहले हटा दो। ये देखो, काइटिन जो होता है ये किसका बना होता है, काइटिन ये कवक का बना होता है, कवक की सेल वॉल काइटिन की। पेप्टोग्लाइकेन ये किसके बनी होती है, ये बैक्टीरिया का बना होता है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारा एक लिविंग। तो जो एंटीनो वान जो थे वो उन्होंने बैक्टीरिया में लिविंग सेल का खोज किया था। बट इन्होंने पूछा कि पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो पादप की कोशिका भित्ति जो होती है हमारा सेलुलोज का बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत मतलब सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था। रॉबर्ट हुक, स्लाइडन और शॉन, एंटिनो वान लीवनहॉक, या रुडोल्फ विर्चो। तो देखो, रुडोल्फ विर्चो इन्होंने सेल थ्योरी का फाइनल शेप दिया था। अगर फाइनल शेप पूछा जाए कौन दिया था, तो फाइनल शेप की अगर बात किया जाए, फाइनल शेप हमारे रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। एंटिनो वान लीवनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। तो हमारा आंसर नंबर हो गया। तो सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन और शॉन ने सेल थ्योरी दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लाइडन और शॉन ने दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 20। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 3 नंबर था, ठीक। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य स्थल कौन सा है, लाइसोसोम है, या गोल्जी उपकरण है, या राइसोसोम है, या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे हमारा फैट का संश्लेषण होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। लाइसोसोम ये कोशिका की आत्मघाती शैली है जिसे सुसाइडल बैग कहा जाता है, ठीक। गोल्जी अपरेटस ये पदार्थ का परिवहन कराता है, ठीक।
तो ये प्रोटीन संश्लेषण किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। ये आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर हो गया, आंसर नंबर हो गया सी। ठीक, देखो फिर क्वेश्चन आ गया कि किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली सुसाइटिकल बैग कहा जाता है? सुसाइटिकल बैग किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को, लाइसोसोम को, या रिक्तिया को, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के देखे हैं, एक स्मूथ होता है, एक स्मूथ होता है, एक हमारा रफ होता है, रफ होता है, रफ होता है। स्मूथ पे हमारा फैट का संश्लेषण होता है, रफ पे हमारा प्रोटीन का होता है। ठीक, प्रोटीन का होता है। ठीक, माइटोकांड्रिया क्या होता है? ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, ये पावर हाउस ऑफ सेल होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक, लाइसोस रिक्तियाँ, ये जो प्लांट का सबसे लार्ज भाग होता है, प्लांट का सबसे लार्ज भाग होता है, प्लांट का सबसे लार्ज भाग होता है। तो ये आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? किससे बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन और लिपिड की केवल लिपिड का। तो जो कोशिका झिल्ली होता है ये हमारा प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड का बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के भीतर पदार्थ का परिवहन ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कोशिका के भीतर का बात कर रहा, पदार्थ का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? गाल्गी उपकरण करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, लाइसोसोम करता है। तो पदार्थ के भीतर का परिवहन कौन कराता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कराता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह कोशिकांग जो प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? माइटोकांड्रिया करता है, या क्लोरोप्लास्ट करता है, या क्रोमोप्लास्ट करता है, या लूकोप्लास्ट करता है। लूकोप्लास्ट हमारा कैसा होता है? ये रंगहीन होता है। लूकोप्लास्ट जो होता है ये हमारा रंगहीन होता है। माइटोकांड्रिया को हम क्या कहते हैं? माइटोकांड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये लूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, ये रंगहीन होता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करता है? तो फोटोसिंथेसिस हमारा क्लोरोप्लास्ट करता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, कह रहा कि पादप कोशिका में बड़ी केंद्रकीय रेतिका सेंट्रल वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रीय रेतिका का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण होता है, जल और अपशिष्ट का भंडारण, या ऊर्जा उत्पादन, या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन से सेल डिवीजन कहते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन होता है, या स्टोरेज एंड वाटर एंड वेस्ट होता है। तो रेतिका का जो काम होता है, सेंट्रल वैक्यूल का काम क्या होता है? जल में अपशिष्ट पदार्थ का भंडारण करना, वेस्ट का भंडारण करना। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, या नाभिक, या साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये मान लो ये कोई प्रोकैरियोटिक सेल है। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इसमें डीएनए पाया जाएगा कि नहीं, ये सब चीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? तो नाभिक इसमें अनुपस्थित रहता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अब पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? जेनेटिक्स के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो अभी हम लोग का सेल था। सेल के बाद हम लोग किस पे चल रहे हैं? जेनेटिक्स पे चल रहे हैं। जेनेटिक्स कह रहा कि अनुवांशिक का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को, या ग्रेगर मेंडल को, या लुइस पास्चर को, या जेम्स वाटसन को।
तो ये जेनेटिक्स तो सबको मालूम है किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में जो डीएनए का द्विकुंडली है संरचना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने किया था? मेंडल और मॉर्गन ने, वाटसन और क्रिक ने, डार्विन या वाल्सले या फ्लेमिंग और लेंडरबर्ग ने? तो ये जो डीएनए का द्विकुंडली हेलिक्स डबल हेलिक्स संरचना किसने दिया था? तो इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स संरचना दिया था। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, कह रहा कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? तो कौन सा नाइट्रोजिनस क्षार आरएनए में अनुपस्थित होता है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन या साइटोकाइनिन? तो आरएनए में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो आरएनए में थाइमिन अनुपस्थित हो जाता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, अगला कह रहा है कि जीन क्या है? अगर कोई पूछे जीन क्या है, जीन आप बताइए क्या है? प्रोटीन के अणु हैं या डीएनए के खंड जो विशिष्ट लक्षणों के कूटबद्ध हैं? सेगमेंट ऑफ डीएनए द कोड ऑफ द स्पेसिफिक 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 ट्रांसिट्स? तो अवकोशिका अंग है, सेल ऑर्गेनल्स है, आरएनए के अणु? तो ये जो होता है, तो जीन क्या होते हैं? ये डीएनए के खंड के एक विशिष्ट लक्षणों के कूटबद्ध करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, जीन यही होते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि अगला क्वेश्चन कह रहा है म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन क्या है, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं हिंदी में? डीएनए का रेप्लिकेशन, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, प्रोटीन सिंथेसिस या जीन का एक्सप्रेशन? तो देखो, ये जो उत्परिवर्तन क्या होता है? डीएनए की प्रकृति बताना, या डीएनए के अनुक्रम में परिवर्तन, या प्रोटीन संश्लेषण, या जीन अभिव्यक्ति? तो प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है? अभी हम लोग ऊपर देख के आए कि राइबोसोम करता है, राइबोसोम करता है। ठीक, राइबोसोम करता है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है डीएनए में अनुक्रम में चेंज डीएनए सीक्वेंस। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला कह रहा है कि जो मनुष्य में लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा क्रोमोसोम जिम्मेदार होता है? ऑटोसोम या एक्स या गुणसूत्र या वाई गुणसूत्र या दोनों? तो देखो, ये देखो ऊपर ऐसे कर देते हैं हम लोग, ये देखो क्या हो गया? मेल हो गया। ठीक, मेल हो गया। ये क्या हो गया? ये फीमेल हो गया। ठीक, मेल में क्या होता है? एक्स और वाई। फीमेल में क्या होता है? क्रोमोसोम एक्स एक्स। अगर मेल का एक्स फीमेल का एक्स मिल गया तो क्या हो गया? एक्स एक्स। एक्स एक्स का मतलब क्या हो गया? गर्भ। ठीक, अगर वाई और एक्स मिल जा रहा है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का मतलब क्या हो रहा है? बॉय। तो कौन डिसाइड कर रहा है कि वह बॉय हो रहा है कि गर्ल? तो हमारा कौन कर रहा है? वाई क्रोमोसोम। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या? वाई क्रोमोसोम। तो इसका आंसर नंबर हो गया सी। तो इसका आंसर नंबर हो गया, इसका आंसर नंबर हो गया, इसका आंसर नंबर हो गया सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है वो किस गुणसूत्र के ट्राइसोमी होता है? गुणसूत्र नंबर 13 के, गुणसूत्र नंबर 11 के, या गुणसूत्र नंबर 21, या गुणसूत्र नंबर 23? तो क्रोमोसोम 13 हो गया, या क्रोमोसोम 18, या क्रोमोसोम 21, या क्रोमोसोम 23? तो वीडियो को अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग कहें नहीं सब्सक्राइब करें, वीडियो को सब्सक्राइब करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग भुलाइए मत, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। कमेंट में हमें बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो हमें बताइए, हम और वीडियो जिससे बनाएं। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम के लिए क्रोमोसोम नंबर 21। तो इसका आंसर नंबर हो गया, इसका आंसर नंबर हो गया सी। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा आरएनए है जो आरएनए अमीनो एसिड से राइबोसोम ले जा रहा है। ये आरएनए है, आरएनए से कहाँ जा रहा है, अमीनो एसिड में जा रहा है, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड को राइबोसोम को तक कौन ले जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से यहाँ, तो ट्रांसलेशन कर रहा है ना, हस्तांतरण कर रहा है। तो इसके लिए टीआरएनए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर नंबर हो गया, इसका आंसर नंबर हो गया बी, इसका आंसर नंबर हो गया बी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है भैया, ये इम्पोर्टेंट है। कह रहा डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकृत कहते हैं या प्रतिलेखन कहते हैं या अनुवाद कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। अभी म्यूटेशन क्या देने देखें कि डीएनए के सीक्वेंस में अचानक परिवर्तन हो रहा है और म्यूटेशन हो रहा है। और देखो ये क्या है, हमारा डीएनए है। ठीक, डीएनए है। ठीक, ये डीएनए से क्या है, आरएनए है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक, तो अभी सब याद कर लो कैसे क्या हो रहा है। ठीक, देखो डीएनए से अगर आरएनए तुम जान रहे हो तो इस किसके माध्यम होता है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से हो रहा है। ठीक, अगर तुम आरएनए से प्रोटीन की ओर जा रहे हो, ये तो किसके द्वारा होगा, ट्रांसलेशन के द्वारा बन रहा है। तो ये हम क्या कह रहा है, ये कह रहा है डीएनए से आरएनए जाना, तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग किया था। जो मेंडल थे उन्होंने अपने पौधों के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, गुलाब का या मटर का या मक्का का या टमाटर का। तो मेंडल से क्या आता है, मेंडल में से मटर, इन्होंने क्या लिया था, इन्होंने मटर लिया था। मेंडल ने क्या लिया था, मटर में से मेंडल में से मटर। तो मेंडल साहब क्या लिए थे, मेंडल साहब ने मटर लिए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों की उत्पत्ति ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पेसिफिक ऑफ बाय मीन्स ए नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक किसने लिखी थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने या जीन ब्रेस्टेलमार्क ने या चार्ल्स डार्विन या अल्फ्रेड वेल्स ने। तो इसकी संरचना किसने की थी, चार्ल्स डार्विन ने। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, आइए अब हम लोग किस पे चलते हैं, आइए हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे। ठीक, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 30 क्वेश्चन बायोलॉजी का हो गया, अब हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, फिर हम लोग बायो का देखेंगे। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पे हम लोग आ ही गए हैं, बस चंद सेकंड लगेगा, ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से क्वेश्चन केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है। कह रहा कि जो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। कह रहा कि जो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का या धामन सोडा का या व्यंजक चूर्ण का या प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहाँ करते हैं, टूटी फूटी हड्डियों में करते हैं। धामन सोडा या बेकिंग सोडा, तो इसका हो जाएगा व्यंजक चूर्ण, व्यंजक चूर्ण हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्यंजक चूर्ण। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी नंबर, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, फिर कह रहा कि चींटी के डंक के इलाज के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। चींटी के डंक के इलाज के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा के लिए, व्यंजक चूर्ण के लिए, सिरके के लिए, नींबू के रस। देखो जो ये सिरका, ये नींबू है, ये सब कैसे हैं,
ये सब अम्लीय हैं, तो अम्लीय का उपयोग किया नहीं जाएगा। ठीक, अम्लीय का उपयोग किया नहीं जाएगा, ये सब अम्लीय हैं। तो बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चींटी के डंक के उपयोग, ये क्या कर रहा है, ये पानी पीने के योग्य बना रहा है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक, आंसर नंबर हो जाएगा ए। कह रहा कि जो अपच जैसे इंडाइजेशन के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। जो अपच भोजन हो जाता है उसके इलाज के लिए किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक के लिए या एनाल्जेसिक्स के लिए या एंटासिड के लिए, एंटासेप्टिक के लिए। तो एंटीबायोटिक जो होता है ये क्या कहता है, एंटीबायोटिक उस दिया जाता है पैथोजन को मारने के लिए। तो ये जो अपचे भोजन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंटा एसिड का। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, कह रहा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। 0 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 7 से कम होता है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इसकी मीन पोजीशन पे कितना रहता है हमारा, 7 रहता है। और यहाँ से स्टार्ट कितना होता है, 0 से होता है और ख़त्म कहाँ होता है, 14 पे ख़त्म होता है। पीएच स्केल किसने दिया था, पीएच स्केल हमारा दिए थे सोरांस ने। पीएच स्केल किसने दिया था, सोरेंस ने दिया था, सोरेंस ने दिया था। तो 0 से जो 7 के बीच में होता है वो कैसा होता है, एसिड होता है। और 7 से 14 के बीच में जो कैसा होता है वो बेस होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है, क्योंकि H2O का पीएच 7 होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग NaOH का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में या चीनी बनाने में या कागज़ बनाने में या उपयुक्त में सभी। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी, साबुन बनाने में। ठीक, अब आते हैं हम लोग किस पे, हम लोग अब आते हैं धातु एंड अधातु चैप्टर पे। किस पे आते हैं, धातु एंड अधातु पे, धातु एंड अधातु पे। ठीक, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा धातु सबसे मेलिएबल है, मतलब अर्धवाध्यता किसकी सबसे ज़्यादा है। लोहा की, तांबा का, एल्युमिनियम का या सोना का। तो मिलिएबिलिटी या मिलिएबल सबसे ज़्यादा किसका होता है, सोना का होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। आंसर नंबर हो गया डी। डी इसलिए क्योंकि मिलिएबिलिटी मतलब होता है कि 1 ग्राम सोने की तार, 1 ग्राम सोना लेकर हम 3 किलोमीटर, 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से हम 3 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। 3 किलोमीटर तक का तार बनाया जा सकता है। तो इसीलिए पूछ रहा सबसे अधिक वजनता किसका होता है, सोना का होता है। ठीक, फिर कह रहा कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से पूछ रहा आसानी से किसे काटा जाता है, सोडियम को, पोटेशियम को, लिथियम को या उपयुक्त में सभी। तो ये जो उपयुक्त में सभी है ये आंसर नंबर हो जाएगा कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन कह रहा है ग्लैविनीकरण मतलब ग्लाइविजेशन क्या है। ग्लाइविनीकरण क्या है, लोहे पर तांबे की परत चढ़ाना, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, लोहे पर एल्युमिनियम की परत चढ़ाना या लोहे पर टीन की परत चढ़ाना। तो ग्लाइविजेशन का मतलब होता है जिंक। ठीक, जिंक होता है। तो लोहे पर अगर जिंक का परत चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो लोहे पर जिंक का परत चढ़ाना ही ग्लाइविजेशन होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर नंबर हो जाएगा 20 का आंसर। लोहे पे जिंक का परत चढ़ाना क्या होता है, ग्लाइविजेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि
धातुओं का अगला क्वेश्चन कह रहा है धातुओं के ऑक्साइड समान कैसे होते समांतर कैसे होते धातुओं का ऑक्साइड समांतर कैसे होते हैं धातु का ऑक्साइड समांतर कैसे होते हैं। तो धातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उभयधर्मी होता है या उदासीन होता है। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है अधातु इसका उल्टा मतलब धातु का तो क्षारीय हो जाएगा अधातु का अम्लीय। तो धातु का ऑक्साइड कैसा होता है क्षारीय। तो इसका आंसर नंबर हो गया बी इसका आंसर नंबर हो गया बी। धातुओं का ऑक्साइड कैसा होता है धातुओं का ऑक्साइड हमारा क्षारीय होता है। ठीक, फिर कह रहा कि वह अधातु जो विद्युत की सुचालक हो। सुचालक मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित हो जाए सुचालक का मतलब वो हो गया जिसमें धारा प्रवाहित हो जाए। तो सुचालक अगर वह धातु जो विद्युत का सुचालक ना होता पूछा होता तो वह धातु जो विद्युत का सुचालक होता तो कौन हो गया तो ग्रेफाइट हो गया। आंसर नंबर इसका हो जाएगा इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करती है लेकिन भाप के साथ अपक्रिया कर लेता है। तो कौन सा धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अपक्रिया नहीं करता तो वह लोहा हो गया। ये आंसर आप लोगों ने देख लिया तो इसका आंसर नंबर डी हो गया लोहा हो गया जो भाप ठंडे और गर्म के साथ नहीं अपक्रिया करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्र धातु पीतल किन धातुओं से बना होता है। तो जो ये पीतल होता है पीतल क्या है पीतल हमारा क्या होता है तांबा या टिन है तांबा और जिंक है तांबा और एल्युमिनियम है तांबा और लोहा है। जो पीतल होता है ये कैसा होता है हमारा पीतल हमारा ताजा होता है ताजा का मतलब हम वो लिख लिए तांबा ता का मतलब क्या हो गया तांबा और जा का मतलब क्या हो गया जिंक। तांबा और जिंक का मिलकर बना क्या होता है तांबा और जिंक का मिलकर हमारा क्या बना होता है पीतल बना होता है तांबा और जिंक का मिलकर पीतल बना होता है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया बी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिनबार किस धातु का अयस्क है। तांबा का है पारा का है जिंक का है या चांदी का है। तो सिनबार जो होता है ये हमारा पारा का अयस्क है। तो इसका आंसर नंबर हो गया बी ठीक, फिर कह रहा कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। कह रहा लोहे पर जंग ना लगे तो उस पर किस धातु का परत चढ़ा देंगे। तो लोहे पर जंग ना लड़े उसके लिए हम लोग तांबा का चढ़ाएंगे या चांदी का या जिंक का या एल्युमिनियम का। तो लोहे पे जंग ना लड़ने के लिए हम लोग किसका परत चढ़ा देंगे जिंक का परत चढ़ा देंगे। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, फिर कह रहा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक एसिड बनाती है। सोडियम कैल्शियम एल्युमिनियम आयरन। तो एम्फोटेरिक एसिड कौन बनाता है एल्युमिनियम बनाता है Al2O3 एल्युमिनियम बनाता है ZnO होता है एम्फोटेरिक PbO होता है ये सभी एम्फोटेरिक एसिड होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कार्बनिस्ट कंपाउंड चैप्टर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा विषम चक्रीय यौगिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कौन सा कार्बन तत्व उपस्थित होता है। तो कौन सा कार्बन तत्व उपस्थित होता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्सीजन सल्फर या उपयुक्त में सभी। तो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड में उपयुक्त में डी। तो इसका आंसर नंबर हो गया
डी इसका आंसर नंबर हो गया डी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक, अगला अगला कह रहा कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? अल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है? तो अल्कोहल के लिए हम OH से दर्शाते हैं, एल्डिहाइड के लिए हम लोग CHO लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम लोग C बॉन्ड OH लिखता है। तो इसका ब्यूटोन को कौन बना? ब्यूटेनोन को कौन होता है? तो इसका आंसर नंबर हो गया C, कीटोन है। ब्यूटेनोन के लिए कीटोन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की अपक्रिया एक उदाहरण है। कौन सा उदाहरण? संयोजन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया, ऑक्सीकरण। तो ये क्लोरीन सूर्य की उपस्थिति में अपक्रिया का ये कैसा होता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है। तो इसका आंसर नंबर हो गया बी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा है वीडियो। तो हम लोग आज सेट नंबर 1 देख लिए हैं, अब हम लोग कल लाएंगे सेट नंबर 2। ठीक, सेट नंबर 2। तो आप लोग से यही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, धन्यवाद। आप लोग आई होप ठीक रहें। ठीक।